हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। पहला है, संविधान के अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है और विधानमंडल का सत्र आरंभ होने के 6 माह के भीतर अध्यादेश का अनुमोदन न होने पर यह समाप्त हो जाता है। केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो है आपका केवल दो। इसका सही जो आंसर है वो केवल दो, क्योंकि पहला कथन जो है वो पूर्णतया सही है, जबकि दूसरा कथन है वो गलत है, क्योंकि विधानमंडल के पुनः समावेशित होने के 6 सप्ताह के भीतर, 6 माह नहीं 6 सप्ताह के भीतर अगर अनुमोदन ना हो तो यह समाप्त हो जाता है और राज्यपाल किसी भी समय जो है वो अध्यादेश को वापस ले सकता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक के शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप संविधान की तीसरी अनुसूची में दिया गया है। राष्ट्रपति, राज्यपाल, संसद के सदस्य या फिर उपराष्ट्रपति। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है, ठीक है, सी ऑप्शन, संसद के सदस्य। क्योंकि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां दी गई हैं और वर्तमान में इनकी संख्या जो है वो 12 है। तीसरी अनुसूची जो है वो संसद के सदस्य, संघ के मंत्री, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, विधानमंडल और संसद के सदस्य और मंत्रियों तथा सीएजी को दिलाई जाने वाली शपथ के प्रारूप का वर्णन दिया गया है, ठीक है। जबकि राष्ट्रपति के लिए शपथ जो है वो अनुच्छेद 60 में है, राज्यपाल के लिए जो है 159 में है और उपराष्ट्रपति के लिए जो है 69 में शपथ का प्रारूप दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, बलात् श्रम का प्रतिषेध और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक द्रव्यों और अन्य पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध। तो यह जो है जो दिया गया है वो इसका सही आंसर जो है वो डी ऑप्शन है, क्योंकि यह जो है अनुच्छेद जो है 47 में इसका वर्णित है, ठीक है। बाकी जो तीनों हैं ये तीनों मूल अधिकारों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। भाग 9 खा नगर पालिकाएं, भाग 17 राजभाषा, भाग 15 निर्वाचन और भाग 11 संघ और राज्यों के मध्य संबंध। जिसका सही जो आंसर है वो आपका ए ऑप्शन है, क्योंकि भाग 9 खा में नगर पालिकाएं नहीं दी गई हैं। 9 खा में जो है वो सहकारी समितियां का वर्णन दिया गया है, सहकारी समितियों का वर्णन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से सहकारी बैंक के उपभोक्ता से सीधे नहीं जुड़े हुए हैं। ऑप्शन है राज्य सहकारी बैंक, जिला सहकारी बैंक, प्राथमिक ऋण समितियां या फिर इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन, राज्य सहकारी बैंक। भारत में सहकारी बैंक 3 स्तर के हैं, राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक, जिला स्तर पर केंद्रीय एवं जिला सहकारी बैंक और स्थानीय स्तर पर प्राथमिक ऋण समितियां होती। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है कि सूची 1 में समितियां हैं और उनका कार्य सूची 2 में। तो खुसरो समिति, गोस्वामी समिति, जानकी राम समिति और नरसिम्हन समिति। जो खुसरो समिति जो थी वो कृषि साख पर आधारित थी, गोस्वामी समिति जो थी औद्योगिक ऋणता पर आधारित थी, जानकी राम समिति जो थी वो प्रतिभूति घोटाले से संबंधित थी और नरसिम्हन समिति जो थी वो वित्तीय सुधार से संबंधित थी। मतलब बी ऑप्शन की इसका जो सही आंसर जो है वो डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है कि छठी पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष पहले समाप्त करके अनवरत योजना लागू की गई थी और अनवरत योजना की अवधारणा गुरनार मंडल द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो कौन सा कथन सही है, केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं।
जिसका सही जो आंसर है वो है बी ऑप्शन, केवल 2। ठीक है। जनता सरकार के द्वारा पांचवी पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष पहले समाप्त करके एक नई योजना 1 अप्रैल 1978 को पेश की गई। इसी को अनवरत योजना कहते हैं। इसका प्रतिपादन जो है गुन्नार मिडल ने अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में, इसका वर्णन जो है गुन्नार मिडल ने एशियन ड्रामा में किया था। इसलिए इसका सही आंसर जो है वो केवल 2 है। ठीक है। और पहला कथन जो है वो पूर्णतः गलत है। ठीक है, इसलिए केवल दूसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी पूर्ण रोजगार की स्थिति में बनी रह सकती है? घर्षण जनित बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी या फिर प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, घर्षण जनित बेरोजगारी। क्योंकि घर्षण जनित, जब कोई व्यक्ति एक रोजगार छोड़कर दूसरे रोजगार में जाता है तो दोनों रोजगारों के बीच की अवधि में वह बेरोजगार हो सकता है, या नई टेक्नोलॉजी के प्रयोग में आने के कारण एक व्यक्ति रोजगार से निकलकर या निकाल दिए जाने के बाद रोजगार की तलाश कर रहा है, तो तलाश की इस अवधि में वह एक अस्थायी बेरोजगार हो सकता है। ऐसी स्थायी स्वभाव की बेरोजगारी को हम घर्षण जनित बेरोजगारी कहते हैं। यह बेरोजगारी पूर्ण रोजगार की स्थिति में भी बनी रह सकती है। अगला प्रश्न है, यदि पूर्ति घटती है तथा मांग स्थिर रहती है तो कीमत घटेंगी, बढ़ेंगी, स्थिर रहेंगी या फिर इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, जो कीमत है वो बढ़ेगी। अगला है प्रश्न, निम्नलिखित घटनाओं में से कौन एक कार्यक्रम के अंतिम स्थान पर है? सार्जेंट योजना, उड़ग का घोषणा पत्र, शैडलर आयोग या फिर हंटर आयोग। जिसका सही जो आंसर है, जो सार्जेंट योजना है वो 1944 में आई। उड़ग का घोषणा पत्र 1854 में आया। शैडलर आयोग 1917 में आया। और हंटर आयोग जो था 1882 में आया। जिसका जो सही जो लास्ट में जो आया है वो आपका है सार्जेंट योजना, मतलब ए ऑप्शन इसका जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न है, CO 1148 एक महत्वपूर्ण प्रजाति है, कपास की, गन्ना की, सरसों की या फिर आलू की। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, गन्ना। CO 1148 गन्ने की एक महत्वपूर्ण प्रजाति है और यह पूर्वी उत्तर प्रदेश में खासकर बोई जाती है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 30% स्थान आरक्षित किए गए? 71वें, 72वें, 73वें या फिर 74वें। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, 73वें। 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा ही अनुच्छेद जोड़ा गया 243D, जिसके द्वारा प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के कम से कम 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि पल्लव शासक नरसिंहवर्मन प्रथम के समय में मामल्ल शैली का विकास हुआ। और दूसरा है, इनके समय में बने एकात्मक मंदिरों को रथ कहा जाता है, केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, इसके दोनों कथन जो हैं वो सत्य हैं। पल्लव वंश जो है, पल्लव शासक नरसिंहवर्मन प्रथम जो हैं उनका कार्यकाल जो है वो 630 से लेकर 668 ईस्वी तक रहा है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी तीसरी पीढ़ी संगणक का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक भाग है? ट्रांजिस्टर, प्रकाशीय तंत्र, समेकित परिपथ या इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, समेकित परिपथ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात नहीं है? कंबन, नन्नय, टिक्कन या फिर एररन। जिसका सही जो आंसर है
वो आपका है ए ऑप्शन कंबल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, टेरिलॉन वस्त्र उद्योग, पॉलीस्टाइरीन टेलीविजन कैबिनेट, टेफ्लॉन नॉन स्टिक कुकिंग बर्तन, पॉलीप्रोपाइलीन केबल उद्योग। जो इसका सही जो आंसर है कि प्रोपाइलीन का जो प्रयोग होता है वो केबल उद्योग में नहीं होता है। इसका उद्योग जो है, इसका कार्य जो है ट्यूब उद्योग में होता है, ट्यूब उद्योग में होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वैदिक साहित्य का सही क्रम कूट सहायता से व्यवस्थित करें। ब्राह्मण, आरण्यक, वैदिक संहिताएं और उपनिषद। जिसका सही जो आंसर है 1 2 3 4 4 3 2 1 3 1 2 4 3 2 1 4। जिसका सही जो आंसर है कि सबसे पहले जो हैं वो वैदिक संहिताएं आई, फिर उसके बाद ब्राह्मण आए, ब्राह्मण ग्रंथ आए, फिर उसके बाद आरण्यक ग्रंथ आए और सबसे लास्ट में जो हैं वो उपनिषद आए। तो इस प्रकार सही आंसर जो होगा 3 1 3 1 2 4 3 1 2 4, इसलिए सी ऑप्शन जो है इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करिए। ठीक है, कि कौन सी फसल की कौन सी किस्म है, जैसे चना, मटर, मसूर और उड़द। तो कौन सा सुमेलित है, सुमेलित करना है। जैसे चना की जो फसल है वो किस्म है वो है सम्राट, मटर की है अर्पणा, मंसूर की है पूसा वैभव और उर्द की है वरदान। तो इस प्रकार सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021-30 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 11 जुलाई 2011 को इस नीति का अनावरण किया गया और इस नीति के तहत राज्य के कुल प्रजनन दर को वर्ष 2035 तक 2.1 रखने का लक्ष्य रखा गया है। केवल 1, केवल 2, दोनों या फिर दोनों नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है केवल 1। ठीक है, 11 जुलाई 2021 को इस नीति का अनावरण योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। ये 2021 है, अनावरण योगी आदित्य जी ने किया है। इस नीति में राज्य की कुल प्रजनन दर को 2026 तक, 2035 नहीं 2026 तक 2.1% रखने का और 2030 तक 1.9% रखने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्रह्मपुत्र नदी के बहाव क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तिब्बत, भूटान, बांग्लादेश या फिर भारत। जिसका सही जो आंसर है वो है सी ऑप्शन भूटान, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो तिब्बत से निकलती है और तिब्बत में इसे सांगपो कहते हैं और अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग या दिबांग और असम में इसे ब्रह्मपुत्र नाम से जानते हैं। ठीक है, मानस जो है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव तिब्बत, बांग्लादेश और भारत में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ उत्तर प्रदेश का जिला सोनभद्र, उत्तर प्रदेश के सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला जिला ललितपुर और उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला बदायूं। तो कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी, कि मध्य प्रदेश 3 तरफ से घिरा हुआ है। उत्तर प्रदेश का जिला जो है वो ललितपुर है, ना कि सोनभद्र है, ललितपुर है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा जो है वो मध्य प्रदेश स्पर्श करती है। मध्य प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक 11 जिलों से अपनी सीमा को टच करता है और मध्य प्रदेश के 3 तरफ से घिरा हुआ जिला ललितपुर है और ललितपुर प्रदेश के सबसे कम जिलों से स्पर्श करने वाला जिला है और उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला जो है बदायूं है और 9 जिलों से वह टच करता है। अगला प्रश्न है, चलास नामक घास उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तराई क्षेत्र,
भाबर क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र या बघेलखंड क्षेत्र? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, बुंदेलखंड क्षेत्र। बुंदेलखंड में ही चिलास नामक घास बहुत बड़ी मात्रा में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा नगर गंगा नदी के किनारे अवस्थित नहीं है? गाजीपुर, कन्नौज, मिर्जापुर या फिर कौशाम्बी? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, कौशाम्बी। कौशाम्बी जो है वो गंगा के किनारे न स्थित होकर, ठीक है, यमुना के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन जो है वो असत्य है? कि गोखर पहाड़ बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, श्रावस्ती के साहूकार अनाथ पिंडक ने जेतवन महाविहार बौद्धों को अनुदान में दिया था। तो कौन सा कथन इसमें सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है केवल एक। पहला कथन ही जो है वो पहला कथन जो है वो असत्य है, बाकी जो दूसरा कथन जो है वो सत्य है। ठीक है, पहला असत्य है कि गोखर पहाड़ जो है वो महोबा में है, ठीक है, लेकिन जो 24 तीर्थंकरों को समर्पित हैं बौद्ध धर्म से न होकर यह जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उत्तर से दक्षिण की ओर, तो इसका सही क्रम धौलाधार, जास्कर, पीर पंजाल और लद्दाख। जो इसका उत्तर से दक्षिण की क्रम होगा, सबसे पहले जो आएगा लद्दाख, फिर उसके बाद लद्दाख के बाद जास्कर, जास्कर के बाद पीर पंजाल और पीर पंजाल के बाद धौलधार। तो ये क्रम जो है वो सही होगा, इसलिए इसका सही आंसर जो है वो बी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूक्ष्म जीवधारियों में से कौन सा एक भोजन के विषाक्त होने के लिए उत्तरदायी है? एस्परजिलस, लैक्टोबैसिलस, क्लॉस्ट्रिडियम बार्टुलिनम या फिर राइजोबियम? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, क्लॉस्ट्रिडियम बार्टुलिनम जो है वह, क्योंकि एस्परजिलस का प्रयोग जो होता है वो सिट्रिक अम्ल बनाने में करते हैं, लैक्टोबैसिलस का प्रयोग जो है वो दही बनाने में करते हैं, राइजोबियम का जो प्रयोग है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में करते हैं, इसलिए क्लॉस्ट्रिडियम बार्टुलिनम का प्रयोग जो है वो भोजन को विषाक्त होने के लिए करते हैं। अगला प्रश्न है, मेला उनके स्थान से परिक्रमा मेला, रामायण मेला, कैलाश मेला या फिर सोरो मेला? जो इसका सही जो आंसर है कि परिक्रमा मेला जो है वो अयोध्या में है, रामायण मेला जो है वो चित्रकूट में है, कैलाश मेला जो है वो आगरा में है और सोरो मेला जो है वो कासगंज में है। सही आंसर जो है वो बी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक परियोजना नर्मदा नदी पर अवस्थित है? गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर या फिर इंदिरा सागर? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी, इंदिरा सागर। गांधी सागर जो है, ठीक है, वो एमपी में है और राणा प्रताप सागर व जवाहर सागर जो है वो राजस्थान में है, ठीक है, जवाहर सागर भी राजस्थान में है और तीनों जो हैं ये तीनों जो हैं वो आपकी चंबल नदी पर है। तीनों जो चंबल नदी पर परियोजनाएं हैं, केवल इंदिरा सागर परियोजना जो है वो चंबल है, मध्य प्रदेश में है और यह नर्मदा नदी पर है स्थित है। अगला प्रश्न है कि जनगणना 2021 के अनुसार जनजातियों का जनसंख्या के मामले में प्रथम 3 राज्य हैं मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र। जिसका सही क्रम होगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% जो है वो जनजातियां हैं और जनसंख्या के जैसे सर्वाधिक जनजातियां जो हैं वो मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र और उड़ीसा का क्रम आता है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा, मतलब डी ऑप्शन जो है वो सही है।
अगला प्रश्न है, मालवा के पठार के संदर्भ में कथनों पर कौन सा कथन सही है? यह अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है और नर्मदा नदी इसके उत्तरी सीमा का निर्धारण करती है। केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल एक। क्योंकि मालवा का पठार अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच स्थित एक त्रिभुजाकार उच्च भूमि का क्षेत्र है। नर्मदा नदी इसके दक्षिण में स्थित है। यह एक लावा पठार है। इसके पूर्व में बुंदेलखंड है और इसका ढाल उत्तर पूर्व की ओर है और प्रायद्वीपीय क्षेत्र के लगभग 1,50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष ने मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाई। और दूसरा है, अमोघ वर्ष जैन मत का होते हुए भी हिंदू देवी देवताओं का सम्मान करता था। कौन सा कथन असत्य है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जिसका सही जो आंसर है कि ना तो एक ना ही दो, वे दोनों कथन जो हैं वो पूर्णतया सही है। अगला प्रश्न है, निम्न युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आयम, राजस्व, मरमज्जादि, उपयोगी वृक्ष कर, कदमय, सुपारी के बागान पर कर, मनैरय, व्यापारिक प्रतिष्ठान कर। जिसका सही सुमेलित नहीं है वो आपका है डी ऑप्शन, मनैरय। मनैरय जो है वो व्यापारिक प्रतिष्ठान कर नहीं है, यह एक जो था यह एक प्रकार का ग्रह कर था, यह एक प्रकार का ग्रह कर था। अगला प्रश्न है, कल्हड़ की राजतरंगिणी जो है सर्गों में कितने सर्गों में विभक्त है तथा किस भाषा में लिखी गई है? 5, 6, 7, ठीक है। कितने भागों में सर्गों में विभक्तित है और कितनी भाषा में लिखी गई है? 5 कश्मीरी, 6 हिंदी, 7 गुजराती या 8 संस्कृत। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, 8 संस्कृत। अगला प्रश्न है, नील नदी भूमध्य सागर में गिरती हुई किस प्रकार के डेल्टा का निर्माण करती है? चापाकार, त्रिभुजाकार, पंजाकार या फिर इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जो आंसर है इसका सही आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, त्रिभुजाकार। नील नदी जो है वो त्रिभुजाकार डेल्टा बनाती है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। नील नदी के दोनों उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी की यह संकरी पट्टी स्थित है। इस पट्टी की अधिकतम चौड़ाई 26 किलोमीटर है और काहिरा के पास नील नदी कई जलधाराओं में बंटकर त्रिभुजाकार डेल्टा बनाती है और अपना जल जो है वो भूमध्य सागर में गिरा देती है और वहाँ से गिराकर अपना जल जो है वो भूमध्य सागर में गिरा देती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में प्रयुक्त होने वाला कौन सा रसायन है? क्षारीय भूमि को सुधारने के लिए प्रयुक्त होने वाला कौन सा रसायन है? ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्साइड या सोडियम ऑक्साइड। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, कैल्शियम सल्फेट। क्षारीय मिट्टियों में सोडियम की मात्रा अधिक होती है जिससे पौधों को वृद्धि में बाधा पहुंचती है। इस प्रकार की भूमि के सुधार के लिए कैल्शियम सल्फेट या जिप्सम की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद या अनुसूची में स्वशासी जिला परिषदों की स्थापना से संबंधित है? 8वीं अनुसूची, अनुच्छेद 370, 6ठी अनुसूची या फिर अनुच्छेद 250। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, 6ठी अनुसूची। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में स्वशासी जिलों परिषदों की स्थापना की गई है। इसमें कुल 24 सदस्य प्रत्यक्ष रूप से और 6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, तिब्बत व लद्दाख की नदियाँ किस प्रकार के अफवाह प्रतिरूप बनाती हैं? जालीनुमा, पादपाकार, अभिकेंद्रीय या फिर समांतर। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, अभिकेंद्रीय।
जब नदियाँ चारों ओर ऊंचे स्थान से निकलकर मध्य की निचली भूमि या झील के आंतरिक सागर में पहुंचती हैं तो उसे अभिकेंद्री या केंद्रोमुखी अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। और तिब्बत और लद्दाख की नदियाँ सामान्यतः इसी प्रतिरूप का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, रेगिस्तानी प्रदेशों की लवणीय व क्षारीय मृदा को क्या कहते हैं? अल्टीसॉल, एर्डोसॉल, वर्टीसॉल या फिर अल्फीसॉल? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है एर्डोसॉल। अगला प्रश्न है, पर्यावरण लोकतंत्र सूचकांक EDI किस देश की संस्था के द्वारा जारी की जाती है? ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, USA, फ्रांस या फिर जर्मनी। इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, USA की एक संस्था है वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट एंड एक्सेस इनिशिएटिव के द्वारा पर्यावरण लोकतंत्र सूचकांक जारी किया जाता है। और जबकि पर्यावरणीय निष्पादन सूचकांक जो है वो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, फोमडिस शब्द का सही आशय क्या है? वेम्बनाथ झील में पाई जाने वाली जलीय घास, थार क्षेत्र में पाई जाने वाली घास फूस की झोपड़ी, लोकटिक झील में भीतर पाए जाने वाले तैरते द्वीप या उत्तर पूर्वी भारत में प्रचलित झूम खेती का एक प्रकार। तो कौन सा सही आशय है? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, लोकटिक झील के अंदर पाए जाने वाले तैरते हुए द्वीप। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक का मुख्यालय जिनेवा में नहीं है? रेड क्रॉस, विश्व व्यापार संगठन, यूरोपीय आर्थिक समुदाय या फिर इंटरपोल? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, इंटरपोल। क्योंकि इंटरपोल का मुख्यालय है वो पेरिस में है, पेरिस के लियोन में, फ्रांस के लियोन में। फ्रांस के जो लियोन्स है वो पेरिस क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। अगला प्रश्न है, मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के द्वारा श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की गई और वह प्रभावित था अमेरिकी क्रांति से, फ्रांसीसी क्रांति से, रूसी क्रांति से या फिर पुर्तगाली क्रांति से? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है फ्रांसीसी क्रांति से। और टीपू जो है वो 1782 में सिंहासन पर बैठा। वह फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित था और इसने श्रीरंगपट्टनम में ही जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। ठीक है, कि स्थान और खनिज मलाज खंड, बादाम पहाड़, कोडरमा और मंगमपेट, केवल कोड के अलावा चयनित करना है। तो मलाज खंड जो है वो मध्य प्रदेश में है और यह तांबा के लिए प्रसिद्ध है। बादाम पहाड़ उड़ीसा में है और लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। कोडरमा जो है झारखंड में है, अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। और मंगमपेट जो है वो आंध्र प्रदेश में है और बायराइट्स के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए इसका सही आंसर 1, 2, 3, 4 मतलब ए ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? नदी उद्गम पेरियार, स्वर्णरेखा, वैतरणी या फिर वैगाई? जिसका सही जो आंसर है सुमेलित नहीं है वो है आपका बी ऑप्शन, स्वर्णरेखा। स्वर्णरेखा का जो है वो नंदी दुर्ग से नहीं निकलती है। स्वर्णरेखा जो नदी है वो छोटा नागपुर पठार से निकलती है, छोटा नागपुर पठार से निकलती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच अवस्थित है? 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, डंकन दर्रा या फिर 10 डिग्री चैनल? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, डंकन दर्रा। क्योंकि 8 डिग्री चैनल जो है वो मालदीव और मिनिकॉय के बीच है। 9 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच है। 10 डिग्री चैनल जो है वो दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के अंडमान और निकोबार के बीच है। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है कि एक तरफ द्वीप हैं और उनके सीमांत सागर हैं, जैसे मडीरा द्वीप, सेंट हेलेना द्वीप, जावा द्वीप या जंजीबार द्वीप। जो मडीरा द्वीप है, ठीक है, इसका जो सीमांत सागर है वो है कैरेबियन सागर। सेंट हेलेना द्वीप का जो है वो है बाल्टिक सागर।
जावा द्वीप का जो सागर है वो है सुलू सागर और जंजीबार का है अरब सागर। इस प्रकार जो सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए दो कथन है जहां तापक्रम ऊंचा रहता है और वाष्पीकरण अधिक होता है वहां पर लवणता अधिक होती है और भूमध्य रेखीय भागों में लवणता अधिक पाई जाती है। तो कौन सा कथन जो है वो सत्य है ये बताना है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन। ए आर दोनों सही हैं और एक दूसरे की सही व्याख्या करते हैं। अगला प्रश्न है, मॉलिब्डेनम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाली क्लाइमेक्स खान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, संयुक्त राज्य अमेरिका। मतलब डी ऑप्शन का जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी यूरोप की एक सर्वोच्च चोटी है? माउंट ब्लांक, एल्ब्रुस फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट या फिर माउंट मिचेल। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, एल्ब्रुस। सॉरी, बी ऑप्शन एल्ब्रुस। एल्ब्रुस जो है वो काकेशस पर्वत का एक सबसे ऊंची चोटी है और यह यूरोप में स्थित है। काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच जो है यह एक नवीन वलित पर्वत है। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न।